हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका आज एग्ज़ाम हुआ है अच्छा हुआ है काफ़ी बच्चों का। तो एग्ज़ाम इजी आ रहा है अभी तक। तो देखो आगे का तो पता नहीं, क्या हार्ड भी दे सकते हैं, है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक कल हुआ है और आज हुआ है तो एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। सेकंड पेपर में एसएसटी थोड़ी सी टफ बता रहे हैं, साइंस भी थोड़ा सा टफ बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन एसएसटी ज़्यादा टफ आ रही है ऐसा बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन करेंगे आज। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं के बेस पे, जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेस पे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना क्योंकि आपका रिवीजन ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मैराथन नहीं देखी है तो सारी मैराथन देख लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इंग्लिश में मैंने टॉपिक वाइज सारा कराया है, इंग्लिश की क्लासेस देख लीजिए अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। मैथ टॉपिक वाइज किया हुआ है हमने और मैराथन भी की है। मैथ की सारी क्लासेस देख लो जिसको मैथ पेडागोजी में दिक्कत है। हिंदी की सारी कराई हुई है टॉपिक वाइज, ईवीएस सारी कराई हुई है और मैंने सीडीपी के कॉमन टॉपिक कराए हैं, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं डेली बाय डेली, ठीक है। तो आप देखते रहिए तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड थर्ड स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन ग्रेड थर्ड के छात्रों के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण है? तो बताइए। सीडीपी के, ये मत सोचना सीडीपी के क्वेश्चन है, कुछ सीडीपी के हैं 4 से 5 क्वेश्चन, मैथ पेडागोजी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, ईवीएस के भी हैं, ठीक है। तो आंसर बताइएगा। फाइन मोटर स्किल का कौन सा एक एग्जाम्पल है, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। भाई फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। और जो ग्रोस मोटर स्किल होती है उसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। ग्रोस मोटर में क्या होता है, लार्ज मसल्स का यूज होता है, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है रनिंग विद फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के साथ दौड़ना, तो इसमें तो हमारी बड़ी मसल यूज होंगी। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी मोतियों में धागे में पिरोना, मोतियों को धागे में पिरोना। सी ऑप्शन है क्लाइंबिंग स्टेप्स इन बिल्डिंग, यानी इमारत में सीढ़ियां चढ़ना। डी ऑप्शन है हॉपिंग लाइक अ रैबिट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यानी खरगोश की तरह कूदना। देखो खरगोश की तरह अगर कूद रहे हैं तो भी बड़ी मांसपेशियां यूज होंगी, है ना। और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमारे पैरों की बड़ी बड़ी मांसपेशियां यूज होंगी। और दोस्तों के साथ दौड़ रहे हैं तो भी बड़ी मांसपेशियों का ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या पूछा है, जिसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो वो होता है पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी धागे में हम मोती पिरोते हैं तो हमारी क्या है, उंगलियों से, ये उंगली और अंगूठे से ऐसे ही तो पिरोते हैं, है ना, सुई से पिरो रहे हैं जैसे भी, तो छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, यानी बहुत ही छोटा काम है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। जैसे कि सिलाई करते हैं, कुछ भी मेकअप करते हैं तो ये क्या है, इसमें हमारी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं। शर्ट के बटन बंद करना, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, schools teach new behaviors and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of socialization, यानी स्कूल क्या है, बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे उनके अनुसार कार्य करें। तो विद्यालय सामाजिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो बताइए स्कूल कौन सा एजेंट है सोशलाइजेशन का। ए ऑप्शन है प्राइमरी सोशलाइजेशन, बी ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव, सी ऑप्शन है सेकेंडरी एंड डी ऑप्शन है एनालिटिकल। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई स्कूल देखो, फैमिली, प्राइमरी तो हमारी फैमिली होती है, ठीक है। तो प्राइमरी तो ये होगा नहीं भाई, शुरू में जो हमारा सामाजिकरण होता है वो हमारे परिवार से होता है। लेकिन स्कूल क्या होता है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। स्कूल क्या होता है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भाई कोहलबर्ग से आज भी क्वेश्चन आया है और कल भी आया है, ठीक है। कल प्री कन्वेंशनल से आया था, आज कन्वेंशनल से आया है। अब जो आगे शिफ्ट में पेपर होगा उसमें पोस्ट कन्वेंशनल से दे देगा, ठीक है। तो पढ़ के जाना। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट
डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कौन से स्टेज पे बच्चा क्या है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बताइए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छे लड़के अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होता है। तो ये कौन सी स्टेज है और किसके अंदर आती है, कौन से लेवल के अंदर आती है, यही पूछा है। ए ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल लेवल, बी ऑप्शन है कन्वेंशनल लेवल, सी है लेवल ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी, डी ऑप्शन है लेवल ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये क्या है, स्टेज 3 के अंदर आता है, यानी कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है, लेवल 2 के अंदर आता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी बच्चा क्या है, अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है, घर पे अच्छा बनने की कोशिश करेगा, स्कूल में क्या है पढ़ेगा कि अच्छे नंबर आ जाएं, तो अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर चलो पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर इज नोन एज, यानी क्या है, दूसरों के मूड्स को समझना, दूसरों के टेम्परामेंट्स को समझना, दूसरों की इंटेंशन, दूसरों के इरादों को समझना। तो ये क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी शारीरिक काइनेस्टिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर्वैयक्तिक, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर्वैयक्तिक। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तो होता है जिनकी भाषा पे कमांड होती है, यानी जो अच्छे से भाषा को यूज कर सकते हैं। भाई भाषा तो हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, लेकिन अच्छे से कौन बोलते हैं, जैसे ये प्रेस रिपोर्टर हैं, इतनी फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, इनके मुंह ही देखने का मन करता है कि एक भी वर्ड ये गलत नहीं बोल सकते, और हम लोगों से टूटा फूटा बोला जाता है ना। बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर आते हैं जो जिम वगैरह होते हैं, एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर वगैरह होते हैं, तो वो आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर। इंट्रापर्सनल होता है यानी खुद को समझना, अपने फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को, यानी खुद के ऊपर स्टडी करना। ठीक है, जैसे ये बाबा लोग होते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि इंटरपर्सनल होता है दूसरों के विचारों को समझना। आज क्वेश्चन आया है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से, आज की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखना, आगे भी आएगा। देखो आज का जो क्वेश्चन आ रहा है, कल जो क्वेश्चन आए हैं, जो आज जिस टॉपिक से आए हैं, आगे भी उन्हीं टॉपिक से आएंगे। भाई आज इंटरपर्सनल के बारे में पूछा है, कल इंट्रापर्सनल के बारे में पूछ सकता है, या फिर क्या होगा, इंटरपर्सनल ऑप्शन में रहेगा लेकिन यहाँ से बदल देगा, कुछ अलग तरीके से बता देगा कि एक बच्चा दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है ना। तो इस वजह से जो टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं उन्हें ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए तो इन्हें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों को समझने वाले, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के इंटेंशंस को समझना, दूसरों के मूड को समझना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अंतर्वैयक्तिक क्या है, खुफिया नहीं, बुद्धि। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भाई गूगल भी क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग is reflected in the statement of a father to his son, don't cry like a girl, you are a boy। निम्नलिखित में से कौन सा पिता के अपने पुत्र के कथन में परिलक्षित होता है, यानी लड़की की तरह मत रो तुम लड़के हो। क्या कह रहे हैं फादर कि लड़कों की तरह, लड़कियों की तरह मत रो तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते ऐसे। तो ये क्या है, ए ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी है, बी ऑप्शन है जेंडर स्टीरियोटाइप है, सी ऑप्शन है जेंडर कॉन्स्टेंसी है, डी ऑप्शन है जेंडर इक्वलिटी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई इससे क्या है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी हर शिफ्ट में आया था, और अब भी स्टार्ट 2 तो हो गए हैं पेपर, तो 2 शिफ्ट में तो आ चुका है अब तक। जेंडर स्टीरियोटाइप से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, यानी रूढ़िवादिता। कह देगा कि लड़कियों को फुटबॉल ना खेलने दें, लड़के खेल रहे हैं फुटबॉल, लड़की क्या है ड्राइंग करेंगी या आर्ट करेंगी या होम साइंस का कुछ करेंगी। तो ये क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी पुराने जमाने से जो सोच बनी आ रही है ना कि लड़के तो रोते नहीं है भैया, लड़कियां इतनी ज्यादा रोती हैं, इमोशनली होती हैं, या फिर लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के क्या है गेम्स पीरियड में जाएंगे या फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, लड़की क्या है सिलाई बुनाई कढ़ाई करेंगी। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, यानी पुराने जमाने से जो सोच बनी आ रही है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्ट्रेटेजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम विकार वाले जो बच्चे हैं उनका सफल समावेशन कैसे होगा, कौन सी एक रणनीति, कौन सा एक तरीका इफेक्टिव होगा, बताइए। ए ऑप्शन है यूज ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, यानी सामग्री के प्रतिनिधित्व में कई माध्यमों का उपयोग करना, अलग अलग चीजें यूज करना, अलग तरह से प्रेजेंट करना, मल्टीपल मीन्स यूज करना। सेकेंड ऑप्शन है प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग एज पर नीड्स ऑफ स्टूडेंट, पर है ये एज पर नीड्स ऑफ स्टूडेंट, यानी इसी तरह से जो चीज़ें बच्चों के लिए सूटेबल हैं वही चीज़ें यूज़ करना, वही एजुकेशनल प्लानिंग होनी चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। सी ऑप्शन है प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग, कि भाई प्रोसेस पे ध्यान मत दो, किसे प्रमोट करो, आउटकम को, यानी प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे फोकस करो। प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि बिल्कुल फॉर्मल तरीके से याद करना या फिर बुक में जैसे क्वेश्चन आंसर है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है जिसमें बुक पे फोकस रहता है, याद करने पे या फिर कंटेंट पे मोस्टली फोकस रहता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है सेटिंग अप सेम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड इग्नोरिंग द डाइवर्सिटी इन द क्लास, यानी कुछ ही बच्चों के लिए अपना दृष्टिकोण अपना दिमाग में सेट कर लें, बाकी को इग्नोर कर दें। जो अलग भिन्नता वाले बच्चे हैं, विभिन्नता वाले बच्चे हैं, उन्हें इग्नोर कर दें, कुछ ही के लिए अपना माइंड सेट हो कि भाई ये अच्छे बच्चे हैं, मेरी नॉलेज में है, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है हमारा, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 3 नहीं होगा यहाँ पे, एनईपी 2020 के अंदर कौन सा एक नहीं दिया गया है। ए ऑप्शन है इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, यानी ये जरूरी है कि हम क्या है बच्चे को आइडेंटिफाई करें और जो उसके अंदर यूनिक कैपेबिलिटी, देखो हर किसी के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस जरूर होती है, लेकिन वो दूसरी बात है कि हमारे अंदर क्या है हिडन होता है ये टैलेंट। भाई मुझे क्या पता मेरे अंदर कितनी चीजें हों, आपके अंदर क्या पता आपको डांस आता हो, अच्छा क्या पता आपको सिंगिंग आती हो, तो क्या है हर किसी के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, तो क्या है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और फोस्टर करना चाहिए। बी ऑप्शन है एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स, किस पे एम्फेसाइज करना चाहिए, किस पे जोर दिया जाना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, यानी बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो, ना कि रोट लर्निंग पे हो या फिर एग्जाम के लिए पढ़ें। सी ऑप्शन है देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, यानी तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन है टीचर शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कॉम्प्लियंस इन चिल्ड्रन, यानी टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ रिवार्ड पे, यानी उन्हें इनाम देते रहो और या फिर उन्हें पनिशमेंट देते रहो, तो इस चीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा एनईपी कहती है क्या, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई हमारा ए ऑप्शन भी ठीक है कि बच्चों के अंदर जो यूनिकनेस है उसे आइडेंटिफाई करें और उसे फोस्टर करें। बी ऑप्शन भी ठीक है कि ज़्यादा जोर किस पे दिया जाना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि रोट लर्निंग पे, ठीक है, या फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ें। सी ऑप्शन है कि ज़्यादा फोकस क्रिएटिविटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल थिंकिंग पे, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पे और इनोवेशन पे दिया जाना चाहिए, सही बात है। डी ऑप्शन गलत है कि ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट पे, तो नोट पूछा है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है, गलत पूछा है, ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बताइए क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी गणित कक्षा की एक विशेषता है, बताइए मैथमेटिक्स क्लासरूम की कौन सी एक विशेषता है। चिल्ड्रंस कॉपिंग आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, की बच्चे क्या है ब्लैक बोर्ड से आंसर कॉपी कर लें। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन रिसाइटिंग द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, यानी लहर में पूरा याद करें टेबल्स को, या फिर
चिल्ड्रंस आर एंगेज इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, कि बच्चों को क्या है अर्थपूर्ण गतिविधियों में इन्वॉल्व करें, एंगेज करें, शामिल करें। डी ऑप्शन है टीचर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू सोल्व अ गिवन प्रॉब्लम, टीचर क्या है पूरा प्रोसेस बता दे, पूरा फॉर्मूला बता दे कि अभी इस प्रॉब्लम को कर लो। तो कौन सा एक तरीका बढ़िया है बताइए। भाई बच्चों को आंसर लिखवा दे ब्लैक बोर्ड से, तो ये नेगेटिव चीज होती है, कॉपी करना कि कॉपी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, या फिर कॉपी भी कर रहे हैं चाहे देख के लिख रहे हैं, तो ये गलत तरीका है, ये हमेशा हमारे गलत होते हैं ऑप्शंस। ऐसे ऑप्शंस की तरफ हमें नहीं जाना है कि रिसाइट करा दें मल्टीप्लीकेशन टेबल्स राइम्स की फॉर्म में। चिल्ड्रंस आर एंगेज इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, ये बात ठीक है कि बच्चों को क्या है कैसे एंगेज करना है मीनिंगफुल एक्टिविटीज में, अर्थपूर्ण जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों को शामिल करना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी भी गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज meant to enhance problem solving abilities among the students of class 3rd? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा 3 के छात्रों के बीच समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है? बताइए किससे बढ़ेगी बच्चों की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किससे एक्टिविटी से, कौन सी एक्टिविटी से बढ़ेगी? क्लास 3rd के बच्चों की बात हो रही है। ए ऑप्शन है क्रॉसवर्ड पजल कंटेनिंग क्लूज फॉर ऑल की टर्म्स लर्नड लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कि क्या है क्रॉसवर्ड पजल है जिनके अंदर कुछ क्लू दिए गए हैं, की टर्म्स दिए गए हैं, उन्हें याद कराया जाए इवन नंबर करके, ऑड नंबर करके, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर याद किया जाए इस तरह। या फिर बी ऑप्शन है एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स वर्किंग इन ग्रुप एंड एक्सप्लोरिंग द वेरियस डायमेंशंस ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, यानी बच्चों को क्या है ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, उनका ग्रुप बनाना है जिससे क्या है बच्चे एक्सप्लोर कर सके और 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सीख सके। ठीक है, सी ऑप्शन है कंडक्टिंग एन इंट्रा क्लास क्विज ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस, यानी क्या करें संख्या और संचालन पर एक अंतर कक्षा प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। भाई एक मक्खी ने परेशान कर दिया। डी ऑप्शन है a worksheet based on solving problems on 4 basic operations using formal algorithm, यानी क्या करना है औपचारिक एल्गोरिथम का उपयोग करके 4 बुनियादी परिचालनों पर समस्याओं को हल करने के आधार पर एक वर्कशीट बनानी है। उन्हें वर्कशीट प्रोवाइड करें जिससे क्या है फॉर्मल एल्गोरिथम यानी पूरा फॉर्मूला लगा सके, ऑपरेशन मतलब किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें पूरा फॉर्मूला लगा के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई ये तो गलत है कि किसी भी फॉर्मूले से क्या है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कोई भी बेसिक ऑपरेशन लगा रहे हैं, कैसे फॉर्मल एल्गोरिथम से। ठीक है, और उन्हें क्या है क्विज करा दें, उनका कंपटीशन करा दें नंबर्स और ऑपरेशंस के बेस पे, तो ये भी गलत है। या फिर उन्हें क्या है याद कराएं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरह से क्रॉसवर्ड पजल कराएं, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन ठीक है कि ऐसी गतिविधि कराएं जिससे कि बच्चे क्या है एक्सप्लोर कर सके, सीख सके ग्रुप में। ठीक है, क्या जैसे कि 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन बच्चे सीख लें, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल फीचर ऑफ अ गुड मैथमेटिकल क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे गणितीय प्रश्न की वांछनीय विशेषता है? बताइए। द क्वेश्चन शुड रिक्वायर मोर देन द रिकॉल और रेप्लिकेशन ऑफ अ फैक्ट और प्रोसीजर। बी ऑप्शन है द क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी क्लोज एंडेड एज इट इज ईजियर फॉर द टीचर टू इवेल्युएट द नोटबुक ऑफ स्टूडेंट। कि क्या है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए कि एक ही आंसर हो जिससे कि टीचर को भी आसानी हो इवेल्युएशन में, बच्चे की नोटबुक चेक करने में फायदा हो। सी ऑप्शन है क्वेश्चन शुड बी डिवोइड ऑफ ऑल कंटेक्चुअल सिचुएशन, यानी क्वेश्चन क्या होना चाहिए कंटेक्चुअल सिचुएशन से बिल्कुल दूर होना चाहिए, कोई भी उसमें कंटेक्चुअल सिचुएशन नहीं दी जानी चाहिए। डी ऑप्शन है क्वेश्चन शुड बी सिमिलर टू व्हाट इज बीइंग गिवन इन द टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक में जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरह के ही क्वेश्चन होने चाहिए। तो भाई मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसा होना चाहिए कि सीधे बुक में से उतार लें, बुक जैसे हो, तो गलत बात है ना, ये तो गलत ऑप्शन है। कि कंटेक्चुअल सिचुएशन से बिल्कुल दूर हो, तो ये भी गलत है। कि क्या है क्लोज एंडेड होने चाहिए कि बस एक ही आंसर हो, उनका 1 वर्ड आंसर हो, या फिर यस नो में हो, या बच्चे को ज़्यादा सोचना ना पड़े और टीचर को आसानी हो जाए,
तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा है, ए ऑप्शन, कि प्रश्न को किसी तथ्य या प्रक्रिया के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, किन दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? ऐसे प्रश्न हैं। विच टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड विल गिवन द कोशेंट 4? सच क्वेश्चंस आर, कि क्या है, कोशेंट क्या है, 4 आ रहा है, तो कौन सी वो डिजिट होंगी? जैसे कि 12 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 होगा। तो बच्चे को क्या है, सोचना पड़ेगा इसमें कि भाई कौन सी वो 2 डिजिट होंगी। भाई छोटा बच्चा तो सोचेगा ही। ए ऑप्शन है डेवलप मेटाकोग्निटिव स्किल, कि संज्ञानात्मक अति संज्ञान कौशल विकसित करें। बी ऑप्शन है बीइंग ओपन एंडेड एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि क्या है, ओपन एंडेड होने के नाते अलग सोच को प्रोत्साहित करें। सी ऑप्शन है आर डिस्करेज्ड एज दे प्रोड्यूस मैनी आंसर, कि बच्चों को हतोत्साहित करें अगर वो ज्यादा आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। डी ऑप्शन है कैन नॉट बी सोल्व बाय चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल के बच्चे ऐसा क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई ऐसा तो है नहीं कि छोटी क्लासेस के बच्चे सोल्व नहीं कर सकते, प्राथमिक स्तर के। भाई प्राथमिक स्तर में नर्सरी के ही तो बच्चे सोल्व नहीं कर सकते, 3rd 4th का बच्चा तो कर सकता है ना, 5th तक भी बच्चा कर सकता है इतना। तो ये तो गलत है। या फिर उन्हें डिस्करेज्ड कर दें, तो ये भी गलत है। इन दोनों में से बचा है। भाई क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन क्या है, बच्चे को सोचना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हुआ ओपन एंडेड, और जब सोचेगा तो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग भी लगेगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा अलग अलग दिशा में सोच पाएगा, कि भाई 3 चौक 12 होते हैं, 12 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ज्यादा से ज्यादा सोच पाएगा, और भी कुछ सोच पाएगा, और भी आंसर हो सकते हैं इसके। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। मेटाकोग्निटिव स्किल होता है अपनी ही थिंकिंग पे दोबारा थिंकिंग करना, अपनी ही सोच पे विचार करना कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ए तो होगा नहीं, बी होगा। ये पूछा है कि ये क्वेश्चन किस तरह का है, तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है और एनकरेज करेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग को। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। मैथमेटिक्स फॉर ऑल इज वन ऑफ द विजन स्टेटमेंट, यानी मैथ क्या है, सभी के लिए समान है, सब कर सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण कैसा है? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट दिस विजन स्टेटमेंट, कौन सा इनमें से एक सही दृष्टिकोण है, बताइए। ए ऑप्शन है मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम जेंडर बायस, कि मैथ की जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं, जो भी मैथ सिखा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, जेंडर बायस से फ्री होना चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए उसमें, लिंगिंग पक्षपात। बी ऑप्शन है मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम जेंडर, कास्ट एंड एबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या है, इस तरह की टीचिंग होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, इस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, क्या है, जेंडर से भी फ्री हो, यानी कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए जाति को लेके और जेंडर को लेके, लिंग को लेके, कि लड़की हो तुम कर नहीं सकती मैथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है, एबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो आगे भी तुम ही करोगे, या फिर किसी को भी पॉइंट आउट करना, डिस्क्रिमिनेट करना उसकी एबिलिटी के बेस पे। क्षमता आधारित भेदभाव भी होना नहीं चाहिए, इससे क्या है, मुक्त होना चाहिए। सी ऑप्शन है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टूडेंट, कि क्या होना चाहिए, मैथ की क्या है, टेक्स्ट बुक बच्चों को क्या है, फ्री में बांटी जाए। डी ऑप्शन है मैथमेटिक्स शुड बी टॉट कंपलसरी एज अ सब्जेक्ट अप टू क्लास 12th, कि 12th तक कंपलसरी कर दें। भाई नहीं है किसी का मन, तुम कैसे कंपलसरी कर रहे हो, ऐसा तो एनसीएफ नहीं कहता। भाई अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लेते हैं सब 10th के बाद, है ना। तो ये भी गलत है। ये भी गलत है कि टेक्स्ट बुक उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, तो ऐसा भी एनसीएफ नहीं कहता है। या फिर क्या है, मैथमेटिक्स टीचिंग, ये वाला ठीक है। देखो ऑप्शन तो ए भी ठीक था कि किस तरह की टीचिंग होनी चाहिए, जो कि जेंडर बायस से मुक्त हो बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जेंडर से भी मुक्त कर दिया, कास्ट भी नहीं होनी चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, और उनकी एबिलिटी के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ईवीएस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईवीएस लर्निंग, ईवीएस सीखने के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस यानी अनुभव के माध्यम से सीखना। बी ऑप्शन है लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी ठोस से अमूर्त तक सीखना। सी ऑप्शन है नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना। डी ऑप्शन है कंटेक्चुअल नेचर ऑफ ईवीएस यानी ईवीएस की प्रासंगिक प्रकृति। कंटेक्चुअल यानी कंटेक्स्ट में सिखाना, संदर्भ में सिखाना, बच्चे को एनवायरनमेंट से रिलेट करके सिखाना। भाई ईवीएस हम ऐसे ही तो पढ़ाते हैं कि बच्चे के वातावरण से, एनवायरनमेंट से जोड़ के, उसकी रियल लाइफ से जोड़ के। और पढ़ाते कैसे हैं? पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? नॉन टू अननोन यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के, जो बच्चा जानता है उसी को जोड़ के आगे पढ़ाना, ठीक है। और कैसी लर्निंग होनी चाहिए? यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब है बच्चे को पहले ऐसी चीजें दिखाएं जिससे वो देख सके, टच एंड फील कर सके, महसूस कर सके। यानी क्या है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाना है और उसके अनुभव के आधार पे तो पढ़ाना ही है। तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो ए ऑप्शन में दिए गए हैं तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। आज की शिफ्ट में डांस पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम मिजोरम? मिजोरम का डांस पूछा है, बताइए। सत्रिय डांस, बी ऑप्शन है रूफ डांस, सी ऑप्शन है चिरऊ डांस, डी ऑप्शन है गरबा डांस। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, मिजोरम में कौन सा डांस होता है? मिजोरम में होता है चिरऊ डांस। आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप है ना चिरऊ डांस को याद करके जाना कि मिजोरम का है, इसका दूसरा नाम क्या है वो आगे बताऊंगी, नहीं तो आपको आंसर पता चल जाए। तो सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। असेसमेंट से भी क्वेश्चन आया, असेसमेंट और इवैल्यूएशन से डेली आ रहे हैं, कल भी आया और आज भी आया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव of conducting formative assessment in the learning of EVS is to, यानी EVS के अधिगम में निर्माणात्मक आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। बताइए सबसे अच्छा उद्देश्य कौन सा है आकलन करने का? एड्रेस द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, यानी आकलन का ये उद्देश्य होता है कि बच्चे की क्या है गुणात्मक और मात्रात्मक परिणाम देखें, हम प्रगति देखें कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। बी ऑप्शन है एसेस द स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस, की उसकी सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस देखें कि अच्छा मैथ में देखते हैं कैसा है, ईवीएस में कैसा है, हिंदी में कैसा है, सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस देखें। सी ऑप्शन है गिव देम मार्क्स एंड पोजीशन, कि उसे मार्क्स और पोजीशन दें, ये होता है आकलन का मतलब, और वो भी फॉर्मेटिव आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। डी ऑप्शन है प्रमोट द स्टूडेंट टू नेक्स्ट ग्रेड, यानी बच्चों को क्या है प्रमोट कर दे, बढ़ावा दे इस चीज के लिए, नेक्स्ट ग्रेड पे जाने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेके? भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो क्या है बच्चे के क्लास के दौरान होता है, साथ के साथ जो आकलन होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई ना तो हमें ग्रेड पे बात करनी है, जहां भी ग्रेड वगैरह बच्चे को मार्क्स दिया जा रहा हो, टेस्ट किया जा रहा हो, तो ये ऑप्शन हमारे गलत होते हैं, ठीक है। मार्क्स और पोजीशन की बात भी नहीं करते हैं, और क्या है ये कोई असेसमेंट नहीं होता कि सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे का ओवरऑल देखते हैं हम तो, है ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ी पॉइंट आउट करेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि एड्रेस करेंगे, उसे देखेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस बच्चे के। भाई कुछ भी टीचर ने पढ़ाया फिर देखेंगे कि कितना उसे समझ आया, कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है, यही तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि ड्यूरिंग द क्लास होता है, यानी कुछ भी पढ़ाया साथ के साथ उसका आकलन करना होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, यानी ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हो सकता है? बताइए आकलन का कौन सा संकेत है? ए ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन, यहाँ पर्यवेक्षण लिखा है, गूगल ने गलत करा है। बी ऑप्शन है कोऑपरेशन, यानी सहयोग। सी ऑप्शन है रिमेंबर, यानी याद रखना। डी ऑप्शन है रिकॉल ऑप्शंस, यानी रिकॉल का मतलब है ऑप्शंस को रिकॉल यानी याद करना। ये ऑप्शन इससे अलग है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई आकलन का मतलब ये नहीं होता कि हम याद कराएं कोई चीज़, रिमेंबर कराएं, यानी दोबारा से रिकॉल भी यही होता है, रिमेंबर भी याद कराना। लेकिन ये बात ठीक है कि क्या है ऑब्जर्व करना, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। और कोऑपरेट करना, सहयोग करना आकलन में।
तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ए और बी। तो ए ऑप्शन में दिए गए हैं तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ ईवीएस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल? निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षा का एक उद्देश्य अच्छा तरीका नहीं है? कौन सा एक नहीं है, गलत पूछा है। ए ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक ऑब्जर्वेशंस, छात्रों को अवलोकन करने के लिए कहना। बी ऑप्शन है गिव कंसेप्चुअल फैक्ट्स इन क्लासरूम लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर में वैचारिक तथ्य देना। या फिर फील्ड विजिट कराना, या फिर वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, वृत्त चित्र देखना। तो बताइए कौन सा एक गलत तरीका, अच्छा तरीका नहीं है ईवीएस पढ़ाने का। और कब? प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी में ही तो पढ़ाई जाती है ईवीएस, है ना। तो उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे हैं, चलो ये भी ठीक है, मान लेते हैं। फील्ड विजिट करा रहे हैं, ये तो सबसे बेस्ट होता है ईवीएस में, ठीक है। और बच्चों से कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें, तो ये भी अच्छा है। लेकिन ये गलत है कि उन्हें क्या है, क्लासरूम में लेक्चर दिया जा रहा है, कंसेप्चुअल फैक्ट्स याद कराए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। यानी नोट पूछा है, तो नोट है तो यही सही है, ठीक है, वैसे गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। मिसेज मनीषा वांट्स टू क्रिएट अ बेटर ईवीएस लर्निंग एनवायरनमेंट, शी प्लान्स टू, यानी मनीषा क्या है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहती है ईवीएस पढ़ाती बार, तो उसे क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? टेक एक्स्ट्रा क्लासेज एवरी वीकेंड, यानी वीक में क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेज ले। गिव नोट्स टू स्टूडेंट, की बच्चों को नोट्स दे। मेक देम क्रैम द नोट्स, की नोट्स उन्हें याद करवाए, रट लो भाई नोट्स, पास हो जाओगे, हैं। डी ऑप्शन कंडक्ट अ सर्वे ऑफ नाइबरहुड, कि क्या है, अपने पड़ोसियों का क्या है, पड़ोस में क्या है, सर्वेक्षण करवाए, कि घर पे अलग अलग जाके देखो, यानी क्या कर रही है वो, रियल लाइफ से रिलेट कर रही है चीज़ों को। तो भाई डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ये तो सारे नेगेटिव है कि वीकेंड में दोबारा क्लासेस ले, एक्स्ट्रा क्लासेस, बच्चों को नोट्स दे, और क्या है, नोट्स को याद कराए, तो ये हमारे नेगेटिव ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि सर्वे कंडक्ट कराए अपने नाइबरहुड में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज, देखो थीम से आज भी क्वेश्चन आया है, कल भी क्वेश्चन आया था, तो थीम तो आप याद करके ही जाना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उपविषय है, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है कि आना ही आना है, ठीक है। ए ऑप्शन है फैमिली एंड फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है शेल्टर, सी ऑप्शन है प्लांट्स एंड डी ऑप्शन है ट्रेवल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कि परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे और यात्रा। भाई सब थीम पूछा है, एक सब थीम है, बाकी सारी क्या है, थीम है। ये भी थीम है, ये भी थीम है, और ये भी थीम है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा ठीक है। प्लांट्स क्या है, सब थीम है, ठीक है। प्लांट्स क्या है, सब थीम है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द बर्ड्स विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क इज, वह पक्षी जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है, कौन सा पक्षी है? भाई जो गर्दन अपनी 360 घुमा रहा है वो तो उल्लू है, और जो झटके से घुमा रहा है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है पीजन यानी कबूतर, बी ऑप्शन है पैरट यानी तोता, सी ऑप्शन है आउल उल्लू, डी है मैना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई उल्लू क्या है, उल्लू तो ऐसे अपनी गर्दन को 360 घुमा लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 360 तक घुमा सकता है। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि मैना क्या है, झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है, ठीक है। इतना फर्क है दोनों में। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर रही है तो वो होती है मैना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, इंग्लिश के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा एक सही है? इट इज एक्वायर्ड नेचुरली, कि ये नेचुरली एक्वायर हो जाती है। बी ऑप्शन है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, की इसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, कि ट्रेन करा जाता है बच्चों को तभी अर्जित की जाती है। या फिर सी ऑप्शन है इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, की इसे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, जो कि स्कूल वगैरह में, कॉलेज में दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट में दिए जाते हैं। डी ऑप्शन है इट इज एक्वायर्ड आफ्टर कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जब अर्जित की जाती है। तो बताइए कौन सी एक
ठीक है, कौन सा एक ऑप्शन ठीक है कि पहली भाषा कैसे अर्जित करते हैं हम, या कोई भी भाषा कैसे अर्जित करते हैं। भाई हमारी जो घर की भाषा है उसे हम बोलते हैं भाषा अर्जन, यानी जिसमें कोई भी हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ना ही हमें कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और ना ही कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये क्या है, नेचुरली आ जाती है। भाई हमारे घर की भाषा को हम सीखने जाएंगे क्या कहीं, नहीं ना, अपने मम्मी पापा की भाषा है तो ऐसी आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो ईजिली आ जाती है अपने घर को कोई देख देख के, ठीक है। बच्चा जब पूरी तरह सीख लेता है, जब जाता है स्कूल में लैंग्वेज लर्निंग करने, एक्वायर तो घर में कर लेता है, लैंग्वेज लर्निंग करने जाता है स्कूल में। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। विच थ्योरी ऑफ चॉम्स्की, चॉम्स्की से भैया, चॉम्स्की इस बार बहुत छाया हुआ है। 2 क्वेश्चन आए हैं आज चॉम्स्की से, और कल भी चॉम्स्की से क्वेश्चन आए हैं, और हिंदी में भी आया है, सीडीपी में भी आया है, 2 नहीं आए, शायद 3 आए, इंग्लिश में भी आया है। चॉम्स्की से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। चॉम्स्की मैंने कराया हुआ है इंग्लिश में भी, जब टॉपिक भी कराए थे तब भी चॉम्स्की कराया था, जब अलग अलग टॉपिक कराए थे, और जब मैराथन कराई है तब भी चॉम्स्की के बारे में कराया, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और देखो स्पीड भी बढ़ा सकते हो तुम, अगर तुम्हें सिर्फ चॉम्स्की ही देखना है तो स्पीड बढ़ा के देख लो, है ना, काट काट के भी देख सकते हो, यूट्यूब में इतने फीचर हैं। विच थ्योरी ऑफ चॉम्स्की स्टेट्स दैट वी आर ऑल बोर्न विद एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे लैंग्वेज वर्क, यानी हम क्या है, जन्मजात हमारे अंदर इनेट अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी जन्मजात समझदारी हो जाती है भाषा को सीखने की। तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन है साइन लैंग्वेज के अंदर आता है, या फिर यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर, या फिर बेसिक एजुकेशन के अंदर, या फिर अप्लाइड साइंस के अंदर। तो भाई जब चॉम्स्की का नाम आ गया है तो चॉम्स्की ने दिया यूनिवर्सल ग्रामर, तो बी ऑप्शन ही तो ठीक होगा हमारा, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। तो चॉम्स्की के बारे में खूब सही कराया है मैंने, उसे देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, LSRW से भी क्वेश्चन आ रहा है। और देखो LSRW मैंने इतनी अच्छी तरह कराए, उसके टाइप भी कराए हैं, स्टेजेस भी कराई हैं, अप्रोचेस भी कराई हैं, लिसनिंग की भी, स्पीकिंग की भी, रीडिंग की भी, राइटिंग की भी, टोटल स्टेजेस वगैरह सारा चीज़ कराया हुआ है, ठीक है। तो एक बार जाके देख लेना, छोटी छोटी सी क्लिप है, 20-20, 25-25 मिनट की, ठीक है। 23 क्वेश्चन बताइए। लाउड रीडिंग एक्टिविटीज आर, यानी तेज तेज से जो हम बोल के पढ़ते हैं वो कैसी गतिविधि होती है। यूजफुल फॉर बिगिनिंग रीडर्स, यानी स्टार्टिंग में जो बच्चे प्राइमरी वाले होते हैं या फिर स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने की, उनके लिए यूजफुल है। या फिर नॉट यूजफुल फॉर बिगिनिंग रीडर, की उनके लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल फॉर एडवांस रीडर, की जो एडवांस रीडर होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, उनके लिए यूजफुल है। या फिर नॉट यूजफुल फॉर एडवांस रीडर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई लाउड रीडिंग क्या होता है, तेज तेज बोल के पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो तेज तेज कौन बोल के पढ़ते हैं, हम थोड़ी ना पढ़ते हैं, इतने बड़े हैं हम, कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हो तो हम तेज तेज बोल के पढ़ेंगे नहीं ना, हम तो साइलेंट रीडिंग करेंगे, मन मन में अंडरलाइन करके, जैसे भी सबका मेथड अलग है। लेकिन लाउड रीडिंग कौन करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं अपने स्कूल की, बोलते नहीं ए फॉर एप्पल, इतनी तेज तेज बोलते हैं कि दूसरे मोहल्ले तक आवाज जाए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। व्हेन अ स्टूडेंट यूजेस अ लैंग्वेज to express her feelings, emotions and ideas, she is using the dash function of language। यानी क्या है, कोई भी बच्चा है, जब बच्चा एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, जब भाषा यूज करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो वो क्या यूज कर रहा है, लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन वो यूज कर रहा है। इन्फॉर्मेटिव की इन्फॉर्मेशन दे रहा है या ले रहा है, डायरेक्शनल या फिर एक्सप्रेसिव या फिर इवोल्यूशनरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, बच्चा क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है, भाषा को क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, इमोशंस बता रहा है, आइडियाज बता रहा है। तो क्या यूज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिव, यानी एक्सप्रेशन यूज कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन। जैसे हमारे फेस एक्सप्रेशन होते हैं, हाथों की गेस्चर्स, ये हाथों के एक्सप्रेशन है, तो ये क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, एक्सप्रेशन ही तो दिखा रहा है बच्चा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की कौन सी एक एडवांटेज नहीं है, बताइए। ए ऑप्शन है इट रिमूव्स हेजिटेशन एंड साइनेस ऑफ स्टूडेंट, कि साइलेंट रीडिंग से क्या है, बच्चों की सारी हेजिटेशन खत्म हो जाती है, जो शर्माते हैं, शाइनेस होती है वो भी खत्म हो जाती है। बी ऑप्शन है कि ये क्या है, एनर्जी सेव करती है बच्चों की। सी ऑप्शन है द मीनिंग बाय स्टूडेंट मेक कॉम्प्रीहेंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, बच्चे क्या है, मीनिंग समझ लेते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, यानी अच्छे से समझ लेते हैं जो भी पढ़ते हैं।
डी ऑप्शन है डेवलप्स टेंडेंसी ऑफ सेल्फ स्टडी इन द स्टूडेंट, यानी बच्चों के अंदर क्या है, सेल्फ स्टडी की फीलिंग्स भी आ जाती है कि बच्चे क्या है, सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं, ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो भाई ये बात भी ठीक है कि सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, साइलेंट रीडिंग का ये फायदा तो है ही, ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और क्या है, अर्थ भी समझ लेते हैं, ठीक है, और उनकी एनर्जी बचती है, भाई बोल बोल के एनर्जी तो वेस्ट होती है ना। लेकिन ये गलत बात है कि अगर साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो वो तो इतने फर्राटेदार हो जाएंगे कि उनकी एजिटेशन भी खत्म और उनका शर्माना भी खत्म। भाई ये नहीं हो सकता खत्म, ये तो बोल के ही खत्म होता है या फिर किसी स्टेज पे परफॉर्म करके। स्टेज पे परफॉर्म का मतलब है कि कहीं भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उन चीज़ों से शाइनेस और हेजिटेशन खत्म होती है जितना ज़्यादा बोलने का मौका लेते हैं हम और कोई भी हमें देता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, हेजिटेशन और साइनेस। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यानी नोट पूछा है गलत। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। अ टीचर फाइंड आउट दैट सम स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग, यानी टीचर ने क्या फाइंड आउट किया कि कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है समझने में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, किसके, पैसेज के और सेंटेंसेस के, ठीक है, भाषा में। सी प्रोवाइड देम अ गुड वोकैब एंड ड्रिल्स इन स्ट्रक्चर विद सम ट्रिक्स, यानी पहले टीचर ने क्या है, फाइंड आउट किया और फिर उन्हें मतलब फाइंड आउट करा कि देखा कि कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है पैसेज को और सेंटेंसेस को, ठीक है। फिर टीचर ने उन्हें क्या प्रोवाइड किया, एक अच्छी वोकैब दी और ड्रिल कराई यानी प्रैक्टिस कराई कुछ ट्रिक्स के साथ। आफ्टर सम टाइम शी कुड बी एबल टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ हर स्टूडेंट, कुछ समय बाद टीचर ने क्या है, उनकी डिफिकल्टी बिल्कुल रिमूव कर दी, क्या है, बच्चों को सब कुछ आ गया। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट आर कंडक्टेड, शी कंडक्टेड, यानी किस तरह का आकलन टीचर कर रही है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी नैदानिक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर सम्मेटिव असेसमेंट या फिर प्लेसमेंट असेसमेंट, बताइए कौन सा होगा। फॉर्मेटिव होता है रचनात्मक, सम्मेटिव होता है योगात्मक, प्लेसमेंट का पता नहीं ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट असेसमेंट होता ही नहीं है कुछ ऐसा। बताइए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, टीचर ने क्या है, पहले फाइंड आउट किया, पहले बच्चों को देखा कि बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है, तो टीचर क्या कर रही है, पहले डायग्नोज कर रही है, निदान कर रही है, बच्चों को फाइंड आउट कर रही है। तो यही तो ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि पहले उसने फाइंड आउट किया, फिर जो उसे कमी दिखी, उसे लगा कि बच्चों को क्या है, समझ नहीं आ रहा पैसेज और सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, फिर टीचर ने क्या है, उन्हें रिमेडी दी। फिर उसके बाद क्या है, टीचर ने उन्हें रिमेडियल टीचिंग दी। रिमेडियल टीचिंग यानी उन्हें दोबारा से पढ़ाया, दोबारा से बताया, शॉर्ट ट्रिक बताई, गुड वोकैब दी। तो क्या है, टीचर ने उन्हें रिमेडियल टीचिंग दी, पहले डायग्नोज किया फिर उसके बाद रिमेडी दी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग इज, लिसनिंग से आया है आज क्वेश्चन। ए ऑप्शन है, नहीं राइटिंग स्किल से भी आया क्वेश्चन आज। ए ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कि क्या है, हम सुनते हैं तो क्या करेंगे, मीनिंग को समझेंगे और उसके कीवर्ड को कन्वे करेंगे, स्ट्रेस और इंटोनेशन, यानी भाई हम लिसनिंग कर रहे हैं, इंटोनेशन होता है आवाज का ऊपर नीचे होना, तो उस चीज को भी समझेंगे, है ना। बी ऑप्शन है कॉम्प्रीहेंडिंग द लेक्सिकल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कि कॉम्प्रीहेंड करेंगे, याद करेंगे, समझ विकसित करेंगे कि सिर्फ लेक्सिकल मीनिंग की, जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग हो संदर्भ में। बी ऑप्शन है यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स बाय चेंजिंग इट इनटू टेंस, केस और जेंडर, कि क्या है, करेक्ट फॉर्म यूज करेंगे शब्दों की, टेंस यूज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे, जेंडर को। डी ऑप्शन है गैसिंग द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड, यानी सुनने के बाद क्या करेंगे, मीनिंग गैस करेंगे, किसका, अनफेमिलियर वर्ड का, जिनका हमें पता नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई लिसनिंग अगर कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि हम लिसनिंग के बाद उसका मीनिंग पता करेंगे, कोई भी अनफेमिलियर सा वर्ड्स हो, या फिर फॉर्म यूज करेंगे करेक्ट, या फिर क्या है, लेक्सिकल मीनिंग का ही अर्थ समझेंगे सिर्फ जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, तो ये नहीं है। ए ऑप्शन ठीक होगा कि क्या करेंगे, हम मीनिंग कन्वे करेंगे, उसका मतलब समझेंगे, स्ट्रेस समझेंगे, जोर देंगे कि क्या मैडम किस तरह से रीड कर रही है, किस तरह से सुना रही है ना। लिसनिंग में हम यही तो कर, अब आप लोग लिसनिंग कर रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप और ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे तो क्या है, आवाज़ ऊपर नीचे जा रही होगी, है ना, तो उसे कहते हैं इंटोनेशन। कीवर्ड्स भी कुछ नोट करेंगे कि क्वेश्चन में से क्या मतलब निकल रहा है ना, कुछ आप शॉर्ट नोट भी बना रहे होंगे तो कीवर्ड्स भी नोट करेंगे, तो ये लिसनिंग का बेस्ट ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल, यानी टॉप लेवल की राइटिंग स्किल, टॉप मतलब टॉप वो नहीं अच्छी वाली राइटिंग, यानी हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है राइटिंग स्किल का। ए ऑप्शन है कि करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए तब हाईएस्ट लेवल होगा राइटिंग का, या फिर डायग्राफ राइटिंग। डायग्राफ राइटिंग होती है दो वर्ड्स को एक साथ लिखना, ठीक है, दो वर्ड्स को जैसे आ लिख दिया, इस तरह से कोई भी दो वर्ड का कॉम्बो। आर्टिकल राइटिंग कि आर्टिकल लिखना कोई भी, या फिर यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स इन सेंटेंस कि सेंटेंस में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड यूज करना। तो बताइए कौन सी हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग होगी। भाई क्या है, स्पेलिंग करेक्ट करना, सिर्फ राइटिंग की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ, लेवल हो रहा है उसका, हाईएस्ट लेवल कौन सा है राइटिंग का, जैसे कि हमने स्टेजेस पढ़ी थी तो हाईएस्ट लेवल कौन सा था, ठीक है। डायग्राफ राइटिंग भी नहीं होगा और ये भी नहीं है कि यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड इन सेंटेंस की सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड यूज करेंगे तो क्या है अच्छी राइटिंग होगी। सबसे बढ़िया है आर्टिकल राइटिंग, यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्या है, आर्टिकल राइटिंग या फिर एडवांस राइटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भाई स्किल्स की तो मैंने सारी कराई हुई है, सारा बहुत अच्छी तरह से कराया है, सच में बता रही हूँ। उसकी पीडीएफ भी पढ़ लेना, उस क्लास को पढ़ लेना, आपका बहुत फायदा होगा, समझ आएगा आपको, ठीक है। और जो समझना है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है, मैं तो सभी का रिप्लाई देती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मीन्ड बाय रीडिंग स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनसीएफ 2005, यानी रीडिंग स्किल का क्या मतलब है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, बिल्कुल करेक्ट हो। बी ऑप्शन है रीडिंग सिलेबल्स की उसके साउंड सुने या फिर पढ़ें। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि कुछ भी पढ़ रहे हैं तो समझ के पढ़ें। डी ऑप्शन है रीडिंग डिफिकल्ट सेंटेंस की डिफिकल्ट सेंटेंस पढ़ें। तो बताइए रीडिंग स्किल की कौन सा एक सही है रीडिंग स्किल के बारे में। भाई अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, समझ पे ही तो करेंगे, मीनिंग पे ही तो फोकस करेंगे, है ना, बाकी चीज़ों पे तो बाद में जाएंगे। तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के पढ़ना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ रिमेडियल टीचिंग। आज आया है रिमेडियल से क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है, कौन सा एक पर्पस नहीं है रिमेडियल टीचिंग का। टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स कि बच्चों के अंदर क्या है, कोई भी गलत हैबिट आ रही है तो उन्हें एलिमिनेट करना, ठीक है। टू टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट लर्न प्रॉपरली, जो बच्चों को समझ नहीं आया, जो बच्चों ने नहीं सीखा है प्रॉपरली उसे दोबारा से टीच करना, दोबारा से पढ़ाना। सी ऑप्शन है टू मेक लर्नर्स लर्न बाय ड्रिलिंग के बच्चों को रट के सिखाना, उन्हें रटवाना। या फिर टू अराइज लर्नर्स इंटरेस्ट इन लर्निंग विद स्टिमुलेटिंग अप्रोच कि बच्चों को क्या है, बच्चों के अंदर रुचि विकसित करना कि बच्चे क्या है सीख सकें, अलग अलग अप्रोचेज यूज कर सकें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ये ऑप्शन भी ठीक है कि बच्चों की गलत आदतें हटाना, जो भी कोई गलत आदत है अगर बच्चों को समझ नहीं आया दोबारा पढ़ाना, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों को याद कराएंगे ड्रिलिंग से, तो यही तो गलत है, नॉट पूछा है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। इस तरह के क्वेश्चंस मैं डेली लेके आती रहूँगी, आपका रिवीजन होता रहेगा और अपना स्कोर बता देना। बता सकते हैं तो, बताते तो कोई है नहीं, एक दो बताते हैं बस, है ना। तो कल हम करेंगे साइंस के क्वेश्चंस, पीपीटी रेडी है, मे बी 100 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन, क्योंकि साइंस काफ़ी टफ आ रहा है। तो अगर आप साइंस की पेडागोजी कर लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी करना आसान है, कंटेंट तो इतना ज़्यादा है कि कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है और किसी भी लेवल का दे सकता है। देखो भाई कंटेंट का कोई लेवल नहीं होता साइंस में, थोड़ा सा ही क्वेश्चन टफ कर दे तो घूम जाएंगे, है ना। तो क्या है, आप पेडागोजी के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएं, तो पेडागोजी मैं आपको करा ही रही हूँ, साइंस की मैंने मैराथन भी कराई है 2-3, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और भी करा दूंगी प्रैक्टिस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो यार, ठीक है। बाय, टेक केयर।